नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। चलिए, हम लोगों का बहुत ही अभी अच्छा सेशन चल रहा है। कल हम लोग मरणोत्तर काल के अंतर्गत कल हम लोग बहुत ही अच्छा से पढ़े थे, जो कि कल बहुत अच्छा से पढ़े थे, जिसका टॉपिक था जैसे शक। शक का क्या योगदान रहा, शक क्या भूमिका रास्ता बाद कौन वंश आया, कौन वंश सातवाहन वंश और फाइनली चेदी वंश। चारों वंश के हम लोग देख चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हमारे बाहरी आक्रमण होती है, विदेशी आक्रमण, आज उसको हम लोग देखते हैं मरणोत्तर कार्य काल के अंतर्गत। आज इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं मेन फोकस करता हूं। जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसको अच्छा से समझते हुए हम लोग चलेंगे। तो दोस्त, अच्छा लगेगा ना ये वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, चलो चलते हैं। दोस्त, सबसे पहले मरणोत्तर काल के अंतर्गत मैंने लास्ट फाइनली क्या बताया था कि चेदी वंश, यानी हमारा इसके पीछे क्लास में चेदी वंश बताया था। दोस्त, क्या हुआ फाइनली कि हमारे जो देश में शासन चल रहा था, ये हमारा हो गया भारत, ये कुछ भारत हो गया। जब हमारा देश में जब भारत के अंदर जब शासन चल रहा था चेदी वंश का, तो लगभग लगभग इसमें कई छोटे छोटे राजाओं ने बट गए थे। यानी कुछ यहाँ कुछ यहाँ काफी जो था टुकड़ों में भारत बट गई थी, और अलग अलग राजाओं ने अपने अपने शासन कर रहे थे। इस तो हुआ क्या कि देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि एकता में बल होती है, लेकिन कई टुकड़ों में बट गया था और वो जो सत्ता था जो कमजोर हो चुकी थी। इसी के अंतर्गत एक बाहरी आक्रमण होता है, क्योंकि आप एकता आपके अंदर नहीं रहेगा, अपना घर परिवार में आसपास में देखिए तो कोई ज्यादा मजबूत नहीं रह जाएगी। तो छोटे छोटे टुकड़ा बट गई थी, अलग अलग लोग शासन कर रहे थे, कई छोटे छोटे राजाओं ने अलग अलग शासन कर रहे थे, जो कि मुख्य रूप से कोई ज्यादा मतलब शक्तिशाली नहीं था। इस तरह जब पूरा भारत बट गया हमारा छोटे छोटे टुकड़ा में चेदी वंश के टाइम, तो उस टाइम एक बाहरी आक्रमण होता है जिसके हिंद यूनानी के नाम से जाने जाते हैं। तो बाहरी आक्रमण हिंद यूनानी के होता है। दोस्त, कोई भी हमारे बाहरी आक्रमण हुआ है तो हमारा इसी क्षेत्र से हुआ है, यही क्षेत्र से। क्यों हुआ है? क्योंकि ये स्थल के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये हमारा हो गया पाकिस्तान हो गया, इसके बाद अफगानिस्तान हो गया। तो अफगानिस्तान जो क्षेत्र पाकिस्तान स्थल से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी बाहरी आक्रमण हुए लगभग लगभग यही से आक्रमण किए भारत के अंदर। रीजन इधर हो जाएगा बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, इधर पूरा समुद्र है, इधर यही एक क्षेत्र मिलता है। इधर तो चीन कब्जा किया हुआ है, तो हमारे भारत में यही से आक्रमण होता है। तो सबसे पहले जब कितने टुकड़ा भारत बट गया था, उसी टाइम एक बाहरी आक्रमण होता है जिसे हिंद यूनानी के नाम से जाना जाता है। तो उसे हिंद यूनानी एवं अनेक बुक में अनेक नाम मिलता है। इसे ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है, एवं कई पुस्तक में इसके बैक्टीरियाई के नाम से भी जाना जाता है। यानी हिंद यूनानी कहिए या ग्रीक कहिए या बैक्टीरियाई कहिए, तीनों सेम ही है, कोई इससे प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। दोस्त चलिए, दोस्त मैं बहुत सारी एग्जाम में मैं देखा हूं कि बहुत सारी एग्जाम में इसका क्रम पूछ देता है, यानी किसके बाद कौन आक्रमण किया। तो इसे क्रम को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इस क्रम को याद करने के लिए मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी के बाद शक आए, शक के बाद पहलव आए, पहलव के बाद फाइनली कुषाण आए। तो इसको क्रम को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले आए हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के बाद कौन आए? हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के बाद शक, शक के बाद पहलव और फाइनली कुषाण। यानी कि इसको क्रम को रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। और याद करने में कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, चार कोई बड़ी बात नहीं है। हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के बाद शक आए, शक के बाद पहलव और लास्ट में फाइनली कुषाण। तो इसको क्रम पे याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो हिंद यूनानी आए थे उसको हम लोग पढ़ते हैं कि हिंद यूनानी। देखिए, ताकि हम लोग इसको सबसे पहले किसको देखेंगे? हिंद यूनानी की देखेंगे, फिर शक को, पहलव को, फिर कुषाण को, इसे देखते चलेंगे, जहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्त, तो सबसे पहले हम हिंद यूनानी की बात करते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया, या तो हिंद यूनानी बोलिए, या तो ग्रीक बोलिए, या बैक्टीरियाई, अलग अलग नाम मिलता है जो कि सब सेम है। देखिए, सबसे पहले बाहरी आक्रमण की बात करते हैं यूनान क्षेत्र से। तो यूनान क्षेत्र में सबसे जो पहला शासक आक्रमण करते हैं उनका नाम है डेमेट्रियस।
यानी कि हिंद यूनानी यानी ग्रीक का आक्रमण होता है भारत में। इस क्षेत्र से आगे जब आक्रमण होता है हिंद यूनानी का, तो जो पहला शासक हिंद यूनानी का है उसका नाम था क्या, डेमेट्रियस। माने सबसे पहले आक्रमण डेमेट्रियस ने किए हैं। वही मैं यहाँ पर लिख दिया हूं कि सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है वो ग्रीक शासक डेमेट्रियस के द्वारा किया गया। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आया कि हिंद यूनानी सबसे पहला जो आक्रमण किया था भारत पर, विदेशी आक्रमण हुआ तो विदेशी आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन थे, तो इनका नाम है डेमेट्रियस। क्लियर। ये जो कहां से आए थे, तो इनकी जानकारी ये मिलता है कि जो डेमेट्रियस जो आक्रमण किए थे हमारे भारत के ऊपर, वो आए थे मध्य एशिया क्षेत्र से, यानी मध्य एशिया क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करते हैं। तो वही मैं ऑलरेडी नोट किया कि मध्य एशिया क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करते हैं। तो कोई पूछ देगा कि हिंद यूनानी कहां से आए थे, तो मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। क्लियर हो गया। देखिए आप मतलब सीरियली पढ़िएगा ना, क्रम बाय क्रम, वो आपको बहुत इजी तरह से याद होगा। मैं उसी की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अब देखिए, इसने जब भारत पर आक्रमण किया तो इसने प्रमुख क्षेत्रों को जीता। जो सबसे पहला जो क्षेत्र जीता था, तो सबसे पहले अफगानिस्तान को जीता। अफगानिस्तान को जब जीत के एंट्री करता है तो पंजाब को जीतता है और फाइनली सिंध को भी जीतता है। तो देखिए यहां से जब प्रवेश करेगा तो स्टार्टिंग में इसका अफगानिस्तान क्षेत्र ही मिलेगा, यानी भारत में प्रवेश करेगा तो अफगानिस्तान क्षेत्र ही मिलेगा ना। अब जब अफगानिस्तान क्षेत्र, क्योंकि आज हमारा देखिए भारत है, अफगानिस्तान हो पाकिस्तान हो, यदि पौराणिक युग की हम बात करें तो सब भारत के अंतर्गत ही आते थे। बाद में बंटवारा हुआ, जैसे जैसे भारत का टुकड़े होते चले गए। तो यानी पहले अफगानिस्तान भारत में ही था। यानी सबसे पहले जब हिंद एंट्री करते हैं तो अफगानिस्तान क्षेत्र को जीतते हैं। अफगानिस्तान क्षेत्र में जब जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पंजाब क्षेत्र को जीतते हैं और फाइनली यहाँ पर जब एक अभी भी एक सिंध है जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, सिंध को भी यहाँ से जीतते हैं। तो सबसे पहले किसको जीतते हैं, आक्रमण होता है तो सबसे पहले अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध को जीतते हैं। क्लियर। अब देखिए जब ये पूरी रात को जब जीत लिए तो फाइनली जब कोई भी शासन करेगा तो अपना राजधानी बनाएगा। तो फाइनली अपने राजधानी को कहां बनाते हैं, साकल, यानी साकल को अपना राजधानी बनाते हैं। उस टाइम साकल, लेकिन उसको सियालकोट के नाम से जाना जाता है। तो वही मैं नोट किया हूं कि इसने भारत पर आक्रमण किया, यानी कौन, हिंद यूनानी ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके और पहले अफगानिस्तान क्षेत्र को जीता, फिर पंजाब क्षेत्र को जीता और अंततः सिंध क्षेत्र को भी जीतते हैं। इसको जीतने के बाद अपनी राजधानी कहां बनाते हैं साकल को, जिसे सियालकोट के नाम से जान जाते हैं। तो इनकी राजधानी की बात करें हिंद यूनानी की राजधानी, तो इनकी राजधानी कहाँ है, साकल, यानी इसको सियालकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई पूछेगा कि हिंद यूनानी अपना राजधानी कहाँ बनाए थे, तो सीधे बोलिएगा साकल। सियालकोट भी पूछे तो कोई बात नहीं, उसको सियालकोट के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ दोस्त। इसका प्रमुख शासक की बात करें कि चलिए हिंद यूनानी ने आक्रमण कर दिया, पहला शासक डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था, लेकिन हिंद यूनानी की इस पूरे वंश का हम बात करें आक्रमण हुआ था, तो इस पूरे हिंद यूनानी का प्रमुख शासक की बात करें कि मेन जो शासक जो उभर करके आए, जिसने बहुत अपने विकसित किया, उसका नाम था मिनांडर। और दोस्त जो लोग पिछड़ा क्लास किए हैं उनको ऑलरेडी मालूम होगा कि जब हमारे भारत के अंदर शुंग वंश जब चल रहा था, पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में शुंग वंश चल रहा था, उस टाइम ने भी मिनांडर आक्रमण किया था, लेकिन शुंग वंश के जो पुत्र हुए थे अग्निमित्र, उन्हें पराजित करके वापस भेज दिया था। लेकिन फिर से मिनांडर आक्रमण, मतलब इस वंश के थ्रू वो भी आते हैं, और इस वंश के उभर कर जो प्रमुख शासक आते हैं उनका नाम है मिनांडर, और इसे मिलिंद के भी नाम से जाना जाता है। तो कोई कुछ क्वेश्चन पूछे कि हिंद यूनानी का प्रमुख शासक कौन है, तो मिनांडर एवं मिलिंद के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। मैं नोट कीजिएगा, इसका प्रमुख शासक बात करें वो है मिनांडर, और इन्हें मिलिंद के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। यानी कि हिंद यूनानी के प्रमुख शासक मिनांडर और इसे मिलिंद के भी नाम से जाना जाता है। दो चलिए अब हम चलते हैं, इस वंश का प्रमुख शासक हम जान गए कि कौन है, यही है मिनांडर। अब आगे क्या होता है कि जब मिनांडर जब प्रमुख शासक उभर करके आते हैं, तो देखिए मिनांडर के जो
ये जब भारत के अंदर आते हैं, जब स्टार्टिंग में जब हार करके जा रहे थे तो बीच में नागसेन नाम के व्यक्ति मिले थे जो कि उनसे बौद्ध धर्म का शिक्षा लिए थे। तो मीनांडर एवं नागसेन के प्रश्न उत्तर यानी जो दोनों लोग जो वार्तालाप हो रहा था तो उसका संकलन भी किया गया था। पिछले वीडियो में भी मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। यानी कि मीनांडर ने बौद्ध धर्म का शिक्षा किससे लिया? नागसेन से। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं क्या बोलता कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, मीनांडर एवं नागसेन के, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मीनांडर एवं नागसेन के प्रश्न उत्तर का संकलन, यानी मीनांडर और नागसेन के बीच में जो बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए जो भी वार्तालाप हुआ था उसका जो संकलन है एक बुक के द्वारा किया गया है, लिखा गया है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो में क्या लिखा हुआ है? तो मीनांडर एवं नागसेन के प्रश्न उत्तर का संकलन, बातचीत का वर्णन किया गया है, जिस बुक का नाम है क्या? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो देखिए। और मीनांडर बौद्ध धर्म को शिक्षा स्वीकार करता है फाइनली। यानी कि मीनांडर, ध्यान दीजिएगा, मीनांडर किससे जाके मिलता है? मीनांडर का भेंट किससे होता है? नागसेन से। मीनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म का शिक्षा लेता है और इस बातों का वर्णन हम लोगों को मिलिंद पन्हो से इसकी जानकारी मिलता है कि मीनांडर एवं नागसेन का वार्तालाप यानी जो भी बातचीत हुई है बौद्ध धर्म के रिलेटेड, इस पूरी जानकारी एक पुस्तक के माध्यम से मिलता है, जिस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। क्लियर हो गया यहां तक? कोई क्वेश्चन पूछे कि मीनांडर बौद्ध धर्म का शिक्षा किससे लेता है? तो नागसेन से। इसका माने जानकारी कहां से मिलती है? वो मिलती है मिलिंद पन्हो से, इसकी जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्त, हिंदी यूनानी तो पूरा ये क्या किया एग्जाम में, इसके दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अब आखिर इसका पूरा प्रभाव क्या पड़ा भारत के अंतर्गत? तो दोस्त प्रभाव ये पड़ा कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए, यानी हिंद यूनानी के टाइम में ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। इस बात के मैं नोट किया हूं। देखिए, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए। यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के कब जारी किए गए, तो ये था हिंद यूनानी के टाइम में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। क्लियर हो गया? देखिए, इसके बाद क्या हुआ, ये प्रथम शासक थे, यानी इस वंश का ये लोग प्रथम शासक थे जिसके माध्यम से एक इन्होंने सिक्के चलाए थे। यानी कि हिंद यूनानी जो सिक्के चलाए थे उस सिक्के पर, यानी उस सिक्के से राजाओं एवं काल की यानी शासन काल की जानकारी मिलती है। कैसे मिलता है दोस्त? तो ध्यान दीजिएगा, इसके काल से राजा की निश्चित जानकारी मिलती है, यानी उस काल के और इसका सिक्के से युद्ध का भी जानकारी मिलता है। कैसे मिलता है? तो देखिए ध्यान से, ये जो प्रथम शासक थे जो सिक्का चलाए थे और सिक्के पर इसने 2 प्रतिमा बनाई थी और उस प्रतिमे में एक इनका मतलब युद्ध करते हुए का फोटो था और दूसरा जो हारे व्यक्ति थे उनके फोटो था। और इस फोटो से उसका जो राजाओं की जानकारी मिलती है और साथ में साथ किस काल की है इसकी जानकारी भी मिलती है। तो उस बात को मैं नोट किया हूं, ये प्रथम शासक थे जिसके सिक्के से काल एवं राजा की निश्चित जानकारी मिलती है। यानी जो सिक्के चलाए थे उस सिक्के पर जो प्रतिमा लगी हुई थी उस प्रतिमा से किस काल की है, किस राजाओं की है, इसकी जानकारी मिलती है थी इस सिक्के से। तो क्लियर हो गया? यानी कि हिंद यूनानी जो सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के सबसे प्रथम चलाए थे और उस पर अपना एक चित्र अंकित करवाए थे और उस चित्र से काल एवं राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। फाइनली क्लियर होगा? आगे क्या हुआ कि ऐसे चलता गया, इससे गंधार कला का विकास हुआ। गंधार क्या होता क्या है? देखिए, हिंद यूनानी का अलग कला था, भारत का अलग कला था। इधर से हिंद यूनानी प्रवेश करते हैं और करते हैं, और भारत जो हिंद यूनानी जो कल्चर था और भारत का जो कल्चर था, ये दोनों को मिल करके जो भी बनता है उसको क्या बोलते हैं? गंधार कला। यानी गंधार कला का विकास यहीं से हुआ है। नाटक, आजकल हम लोग नाटक होते हैं जो ड्रामा के नाम से जाना जाता है, नाटक जो है, तो आज भी हम लोग का क्या
पर्दा का प्रचलन होता है। एंड नाटक स्टार्ट होता है तो पर्दा जब स्टार्ट होता है पर्दा गिर जाता है, गिरता है। जब नाटक स्टार्ट होता है तो पर्दा को उठाया जाता है, नाटक खत्म होता है तो पर्दा गिर जाता है। इसका जो प्रचलन हुआ ना, ये देखिए हिंद यूनानी काल से ही आ रहा था। एंड इसका प्रचलन उसी टाइम में हुआ था, क्योंकि लोगों जो अलग अलग जो कार्यक्रम होता था दरबार में इस टाइप के होता था। यानी कोई भी कार्यक्रम होता था तो पर्दा उठाया जाता था, फिर पर्दा गिराया जाता था। यानी नाटक के पर्दा का प्रचलन यहां से हुआ था। तो क्लियर हो गया? नाटक में जो पर्दा का प्रचलन हुआ था यही से ही स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? यानी देखिए एग्जाम में पूछने वाला हिंद यूनानी से लगभग क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, इससे बाहर ही आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैं पीटी की बात करता हूँ, चाहे कोई भी लेवल का एसएससी ईपीसी कोई भी पीसीएस एग्जाम दीजिए, ये पीटी का आपसे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो सबसे पहले एक बार सब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दोस्त, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं शक, यानी शक के बारे में जानते हैं। शक क्या थे? तो देखिए मैंने क्या बताया, हिंद के बाद शक आए थे, यानी कि यूनानियों के बाद, यानी हिंद यूनानियों के बाद शक मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते हैं। यानी कोई भी आता है तो बाहर से ही आता है, आपको तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यानी कोई भी आता है, ये जो हमारा भारत हो गया, ये जो भारत हो गया, देखिए ये जो भारत हमारा हो गया, ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, इसी क्षेत्र से कोई भी प्रवेश करता है। यानी कोई भी बाहरी आक्रमण होता है तो यही क्षेत्र से बाहरी आक्रमण होता है, यही क्षेत्र से। यूनानी भी वही से आए थे। तो क्या देखिए, तो यूनानियों के बाद शक मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते हैं। फिर शक जब प्रवेश करते हैं तो देखिए शक एक ऐसा सत्ता था ना कि लोग एक जगह रह करके अपने शासन को पूरा विकसित नहीं किए हैं। ये लोग अलग अलग रह करके अपने शासन को चलाया है। यानी कुछ लोग यहाँ भी किया है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ऐसे करके। यानी ऐसे करके शकों की 5 शाखाएं थी। यानी शक जब प्रवेश करते हैं यूनानियों के बाद भारत में प्रवेश करते हैं मध्य एशिया से, तो शक एक जगह नहीं कई जगह रह करके अपने शासन को चलाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो शक के प्रमुख 5 शाखाएं थी। पांचों में जब से सबसे प्रसिद्ध शाखा थी ना, वो थी पश्चिमी। यानी यहाँ उज्जैन वाला जो क्षेत्र था, उज्जैन वाला, यहाँ है ये पश्चिमी जो शाखा थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, उज्जैन वाला। देखिए आता है तो सबसे पहले 5 शाखाएं की बात करते हैं। पहली शाखा अफगानिस्तान क्षेत्र में आता है। अफगानिस्तान के बाद दूसरी तक्षशिला में अपना शाखा बनाता है, फिर उज्जैन में, नासिक में, ऐसे करके 5 शाखाएं बनाते हैं। 5 तरह से शासन करते हैं। आप खुद बताइए कि एक घर में 20 व्यक्ति हैं और 20 में आप 5 को शासक बना दीजिए, 5 को मालिक बना दीजिए कि 20 आदमी में जो 5 को मालिक रहेगा, 5 को अलग काम करेगा, कहां से एकजुट हो पाएगा? वही बात था कि सब 5 शाखाएं थी, 5 अलग अलग शासन कर रहे थे, लेकिन सब शक के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब 5 में सबसे प्रमुख था ना, वो था पश्चिमी क्षेत्र। क्लियर? तो इस बात को मैंने यहाँ पर नोट किया हूं। देखिए यूनानी के बाद शक, यानी यूनानी के बाद शक मध्य एशिया से भारत आते हैं। कहां से आते हैं? मध्य एशिया से। तो यूनानी के बाद कौन है? शक। क्वेश्चन पूछेगा यूनानी के बाद किसका आगमन होता है, तो यूनानी के बाद शक का क्वेश्चन निकल के आता है। कहां से? मध्य एशिया से भारत में एंट्री करते हैं। मैंने क्या बताया कि शक का कितने प्रमुख 5 जो था वो शाखाएं थी। शकों की कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं थी। अब 5 शाखाएं में सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? वो थे पश्चिमी शाखा। यानी पश्चिमी जो शाखा था वो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां से ही इस वंश का सबसे प्रतापी राजा का भी वहीं से आगमन होता है। आगे कैसे समझाते हैं देखिए। यहां तो समझ में आया आपको? यानी कि यूनानी के बाद कौन आते हैं? शक आते हैं, मध्य एशिया से आते हैं। शक एक जगह से नहीं कई जगह से शासन करते हैं। प्रमुख 5 शाखाएं होती है। 5 शाखाएं में सबसे पश्चिमी जो थी सबसे प्रमुख शाखाएं थी। अब देखिए इस वंश का, यानी शक का सबसे प्रमुख शासक की बात करते हैं तो शक के प्रमुख शासक है जिसका नाम उभर कर आता है रुद्रदामन। यानी
कि प्रमुख शासक की बात करें तो प्रमुख शासक कौन आते हैं? रुद्रदमन। कोई पूछ दे कि शक का सबसे प्रमुख शासक बताइए, तो शक का प्रमुख शासक का नाम है, जिसका नाम है रुद्रदमन। क्लियर? ये बताया जाता है कि इन्होंने लगभग 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया है रुद्रदमन ने। अब देखिए, रुद्र जो दामन थे, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं बनाया कि रुद्र की सुदर्शन झील बनाया, नहीं। रुद्र दामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। इसका मतलब कि जो सुदर्शन झील था ना, उसका साफ सफाई करके घाट बनवाया, अच्छा तरह से मॉडिफाई करा दिया। किसने? रुद्र दामन ने। लेकिन इसने जीर्णोद्धार कराया है, यानी दोबारा अच्छा से उसको मॉडिफाई करके साफ सफाई कराया, घाट बना दिया, पानी उनी का अच्छा व्यवस्था कर दिया। लेकिन निर्माण की बात करते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो वो किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी सुदर्शन झील का निर्माण पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? वो कराए थे रुद्र दामन ने। इस बात को मैं नोट किया। देखिए, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, मैं नहीं लिखा हूं कि निर्माण कराया, यानी रुद्र दामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया है। लेकिन इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, जीर्णोद्धार दोबारा किसने किया, उसको मॉडिफाई किसने किया, अच्छा से कौन और बेहतर तरीके से बनवा दिया? तो रुद्र दामन ने। अब देखिए दोस्त, इसके बाद यह होता है कि इसी के टाइम में, यानी रुद्र दामन के ही टाइम में, शक के ही टाइम में, इसने संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछ दे कि सबसे, देखिए अभिलेख की बात करते हैं तो अभिलेख सबसे प्रथम अभिलेख की जानकारी हमारा अशोक से मिलती है, जो कि अशोक की ये संस्कृत में नहीं, मैं उसने पढ़ाया था कि ना ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, इस तरह का मैंने संस्कृत लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था, और इसमें क्या संस्कृत का प्रयोग किया गया है। यानी कि शक के टाइम, रुद्र दामन के टाइम में इसने संस्कृत में पहला अभिलेख लिखवाते हैं, जिस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। यानी जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करते हैं किन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। देखिए, इसने संस्कृत भाषा में, संस्कृत में, इसका कौन सी भाषा में? संस्कृत में पहला अभिलेख कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख जारी करते हैं। यानी जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया? शक ने। कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में इसने जारी किया। क्लियर है? अब देखिए आगे, मैंने क्या बताया कि जूनागढ़ अभिलेख तो जारी हो गया संस्कृत भाषा में। जो पांच जो शाखा में सबसे महत्वपूर्ण जो पश्चिमी शाखा थी, वो कहाँ थी? उज्जैन के समीप। और उज्जैन के समीप में जो शक के जो शासन चल रहा था, वहां के, देखिए एक्चुअली दोस्त ऐसी बात है कि मैंने क्या बताया कि शक के, ध्यान से समझिएगा, दिमाग में पूरी तरह से आएगा। शक के 5 शाखाएं थी, यानी एक घर के 5 मालिक, तो कैसे शासन चलेगा आपको मालूम है? तो यानी एकजुट होकर के शासन चले तो बहुत, मतलब एकता में बल है, ये सबको मालूम है। लेकिन 5 तरह के लोग 5 अलग अलग भागों में शासन करते थे, जिसके कारण एक उज्जैन का क्षेत्र था, जो उज्जैन का जो क्षेत्र था पश्चिमी क्षेत्र, वहां का एक राजा थे। कौन सा? स्थानीय राजा थे। यानी उज्जैन का स्थानीय राजा ने 58 ईसा पूर्व में शक को पराजित करते हैं। यानी ये जो उज्जैन क्षेत्र है ना, यहाँ उज्जैन क्षेत्र, ये वाला, ये हो गया उज्जैन। तो उज्जैन जो क्षेत्र है, तो उज्जैन क्षेत्र का एक स्थानीय राजा थे। मतलब शक तो शासक कर रहे थे, लेकिन वह स्थानीय जो नॉर्मल जो शासक थे, उसने पंगा ले लिया किससे? शक से। और शक उतना लतियाया ना, उतना मारा कि मार करके भगा दिया। यानी उज्जैन का स्थानीय राजा ने 58 ईसा पूर्व में, कब? 58 BC, यानी ध्यान दीजिएगा, उज्जैन के स्थानीय राजा ने 58 उज्जैन का स्थानीय राजा ने 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करता है। यानी पंगा लेता है, बहुत लतियाता है, लतिया करके वापस भगा लेता है, यानी पराजित कर लेता है। कौन? ये स्थानीय राजा ने।
यानी वहां स्थानीय राजा शक से पंगा लिया और 98 ईसा पूर्व में शकों को लतिया करके भगा दिया। और जब पराजित कर लिया ना तो शकों को पराजित करने के बाद अपने आप में एक उपाधि धारण करता है। कौन? स्थानीय राजा। कौन सी उपाधि भाई? तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। देखिए, नोट कीजिएगा, उज्जैन के स्थानीय राजा ने कब? 58 ईसा पूर्व में, यानी उज्जैन का स्थानीय राजा ने 98 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करता है, यानी लतिया करके भगा देता है और पराजित करके खुद अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। कौन? उस उज्जैन का स्थानीय राजा ने। क्लियर है? जब इसने उपाधि धारण की कब? विक्रमादित्य की। कब? 58 ईसा पूर्व में। तो इसने एक विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत कब चलाया? वही 98 ईसा पूर्व में, जो कि हम लोग ईस्वी है ना, यानी विक्रम संवत मैंने की 98, यदि करेंट की बात करें तो ये 58 ईसा पूर्व है। यानी कि विक्रम संवत में जाने के लिए 58 घटा दीजिए, यानी हम लोग का 1 से स्टार्ट हुआ। अब विक्रम संवत कहां से? 58 ईसा पूर्व से, 58 माइनस कर दिए तो विक्रम संवत वहां से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? देखिए, शक से क्वेश्चन पूछे जाने वाला लगभग इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यानी विक्रम संवत किसने चलाया था? कब? 58 ईसा पूर्व में। अब देखिए, इसके बाद शक को पराजित कर लेता है, लोग हार जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वंश का जो उदय होता है उसको कहते हैं पहलव या पार्सियन वंश के नाम से जाना जाता है। क्या? शक के बाद कौन आता है? पहलव वंश या पार्सियन वंश के भी नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्त, ये जो पहलव वंश है ना या पारसियन वंश, ये छोटा वंश है। इस वंश में ऐसा एक भी प्रमुख शासक नहीं हो पाए जो कि अपने सत्ता को कुछ दिन के लिए चला सके, कुछ अपना जो था उत्थान कर सके। तो ये कुछ दिन तक ही पहलव का शासन चलता है, फिर अंत समाप्त हो जाता है। ये कुषाण आते हैं और इनको पराजित करके भगा देते हैं लतिया करके, और वास्तविक कुषाण शासन को स्थापित करते हैं। तो इससे ज्यादा पहलव से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-3 क्वेश्चन निकल कर आता है। प्रमुख क्वेश्चन है कि पहलव अपना राजधानी कहाँ बनाए? तो पहलव जो राजधानी था वो था तक्षशिला में, यानी पहलव अपना राजधानी कहाँ बनाए? तक्षशिला में। इस पहलव वंश का सबसे जो प्रमुख शासक है उसका नाम था, क्या है? गोविंद फर्निस, गोंदो फर्निस। यानी कोई पूछ दे कि पहलव वंश का जो प्रमुख शासक है वो क्या है? गोंदो फर्निस। यानी कि पहलव वंश की राजधानी पूछे तो राजधानी तक्षशिला में, प्रमुख शासक गोंदो फर्निस। एक बात इसके टाइम से एक इंपॉर्टेंट बात मिलती है कि जो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सेंट थॉमस ने इसी के टाइम में भारत में प्रवेश करते हैं एवं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं इसी के टाइम में। यानी पहलव के टाइम में ही एक आते हैं व्यक्ति जिनका नाम है सेंट थॉमस, मैं नोट किया हूं। इसी के समय सेंट थॉमस का प्रवेश होता है एवं ईसाई धर्म का प्रचार किया गया इसी के टाइम में। तो कोई क्वेश्चन पूछते आपसे कि पहलव वंश की राजधानी तक्षशिला, पहलव का प्रमुख शासक तो गोंदो फर्निस, और क्या इसमें घटना घटी? तो इसी के टाइम में सेंट थॉमस ने प्रवेश किया और ईसाई धर्म का प्रचार किए थे। दोस्त, इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं इसका, यानी मौर्योत्तर काल में हम लोग आज कवर क्या किए? हिंद यूनानी को देखें, हिंद में शक का क्या दान रहा, पहलव वंश का क्या दान रहा, अब रहेगा फाइनली कुषाण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, कल हम कुषाण के बारे में बताएंगे। और कुषाण के बारे से एग्जाम में इसका सबसे प्रमुख जो होता है कुषाण ही है, अरे कुषाण से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा एग्जाम में। तो कल का क्लास मत देखना भूलिएगा, यानी मौर्योत्तर काल का भाग 3 बिल्कुल देखिएगा कुषाण, क्योंकि एग्जाम में उस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाती है। दोस्त, ये वीडियो अच्छा लगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए तो सभी लोग पढ़ें, और कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा। क्लियर? तो दोस्त चलते हैं, अगली वीडियो में हम मिलते हैं, कल कुषाण वंश को लेकर के आएंगे। तब तक जय हिंद।